आपके मुद्दे में बात किसान आंदोलन की बात करेंगे, जिसकी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। सोमवार को इसे लेकर न सिर्फ केंद्र को बल्कि किसानों को भी कोर्ट ने खरी खरी सुनाई। आज चर्चा इसी मसले पर, क्या केंद्र सरकार कृषि कानून पर अब घिर चुकी है? क्या संसद में पास कानून पर कोर्ट रोक लगा सकता है? कृषि कानून का विरोध कितना जायज है या फिर ये सिर्फ सियासी विरोध है? नए कानून पर रोक से क्या किसानों के हालात बदल जाएंगे? व्यापारियों के पास चुनने का विकल्प है तो फिर किसानों के पास एक विकल्प क्यों नहीं है? कृषि कानून पर विधायिका और न्यायपालिका में क्या टकराव बढ़ रहा है? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर जारी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी सख्त लहजे में कहा कि अगर हालात नहीं संभले तो कोर्ट को एक्शन लेना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों से भी सवाल किया कि ठंड में जो बुजुर्ग किसान तकलीफ झेल रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, उनका जिम्मेदार कौन है? इस मामले में अब मंगलवार यानी 12 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बहरहाल नए कृषि कानून के खिलाफ सबसे बड़ा जो डर बताया जा रहा है वो ये है कि इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन इस डर के जवाब को महाराष्ट्र के इस उदाहरण से समझते हैं। महाराष्ट्र में 2005-06 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने एक प्रयोग किया था। तब मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने 2 तरह के लाइसेंस जारी किए थे। इसके तहत प्राइवेट मार्केट लाइसेंस और डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस जारी हुए। कुछ शर्तें और फीस तय कर निजी उद्यमियों को लाइसेंस दे दिए गए। महाराष्ट्र में करीब 18 प्राइवेट मार्केट और 1100 डायरेक्ट मार्केट हैं। ये सभी मार्केट कृषि उत्पादों को खरीदते हैं। जब ये व्यवस्था आई थी तब उस समय भी ये अफवाह फैली थी कि इससे एपीएमसी यानी मंडी खत्म हो जाएंगे। लेकिन आंकड़े इन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हैं। दरअसल 2019-20 में महाराष्ट्र में एपीएमसी के जरिए 48,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि प्राइवेट मार्केट और डायरेक्ट मार्केट को मिलाकर महज 11,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। मतलब मंडी खत्म नहीं हुई, किसानों को विकल्प मिला और व्यवस्था चलती रही। मतलब महाराष्ट्र में पहले ही ऐसे प्रयोग हो चुके हैं जो एक हद तक सफल होते भी दिखे हैं। लेकिन मौजूदा कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है उसे देखने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, क्या केंद्र सरकार कृषि कानून पर अब घिर चुकी है? क्या संसद में पास कानून पर कोर्ट रोक लगा सकती है? कृषि कानून का विरोध जायज या सिर्फ सियासत? नए कानून पर रोक से बदल जाएंगे किसानों के हालात? व्यापारियों के पास चुनने का विकल्प तो किसानों के पास क्यों नहीं? कृषि कानून पर विधायिका और न्यायपालिका में टकराव बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी दुबे जी, वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। इधर पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ पूर्व बीजेपी सांसद, उज्जैन से लोकसभा सांसद चिंतामन मालवीय जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से अब्बास हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। बहरहाल अश्विनी दुबे इस वक्त हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। अश्विनी जी, सवाल आपसे ही, जिस तरह की तीखी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, 5 अहम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उठाए गए हैं, इनमें सबसे अहम बात ये, क्या सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून को रद्द कर सकता है? क्योंकि इस कोर्ट कह रहा है कि हम कृषि और अर्थनीति पर विशेषज्ञ नहीं हैं, आप कृषि कानूनों पर रोक लगाइए या हम इनके लागू किए जाने पर रोक लगाते हैं। प्लीज जरा समझाइए। जी मकसूद भाई, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को अबेंस में रखेंगे। लॉ को क्वैश करना, लॉ की वैधानिकता पर प्रश्न खड़ा करना एक अलग विषय है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन माने एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन को रोकना वो एक अलग विषय है। आपको मैं मकसूद भाई याद दिलाना चाहूंगा 1980 का जिस समय मंडल कमीशन आया था जी, मंडल कमीशन के समय पर एक ऑफिस मेमोरेंडम पास हुआ जब पूरे देश में इसी तरह की आग लगी हुई थी, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, जगह जगह धरने हो रहे थे। उस समय मंडल कमीशन के प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑफिस मेमोरेंडम को फॉर द टाइम बीइंग अबेंस में रख दिया ताकि स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो, और विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन फिर उसको एज इट इज लागू कर दिया। सिमिलरली मराठा रिजर्वेशन के केस में मैं दूसरा दृष्टांत आपको बताना चाहूंगा। मराठा रिजर्वेशन विधानसभा में पूर्ण बहुमत से पारित हुआ, जिसकी वैधानिक
उसके अबेंस को, इम्प्लीमेंटेशन को अबेंस में रख दिया। तो किसी भी कानून को पारित किए गए दोनों हाउसेस से इलीगल डिक्लेयर करना पर रोक लगाना, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन, वो एक अलग विषय। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन उस पर सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा, परमानेंटली उसको क्वैश करने से पहले। 2014 हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। अश्विनी जी प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयंत वर्मा जी से समझ लेते हैं पूरा मामला। जयंत वर्मा जी, आपने सुना, आपको याद होगा इससे पहले भी 16 दिसंबर को छुट्टी पर जाने से पहले कोर्ट जब विंटर वेकेशन पर जा रहा था, उससे पहले उसने कहा था कि किसानों के मुद्दे हल नहीं हुए तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। उसके बाद 6 जनवरी को उसने कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, किसानों की हालत हम समझते भी हैं। इसके बाद अब कोर्ट कह रहा है कि हमें डरे कहीं किसी दिन शांति भंग ना हो जाए। सरकार क्यों किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही है? ये टालम टोल वाला रवैया क्या नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए मकसूद भाई, कृषि का जो मामला है, वैसे ये संविधान में तो जो कृषि है वो राज्य का विषय है और संसद में दो, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो लोकसभा जो है उसमें तो केंद्रीय विषय जो हैं उस पे सब चर्चा हो जाती, पर राज्यसभा जो है उसमें राज्य के प्रतिनिधि होते हैं और उसमें उस पर अच्छे से बहस हो जाती है और उस पर वोटिंग हो जाती और उसके बाद पास होता तो मुझे लगता कोई बात थी। पर वो जिस प्रकार से राज्यसभा में इस कानून को पास कराया गया, वोटिंग तक नहीं होने दी गई और उसको लेके अब ये है कि ये सभी राज्य इसमें सहमत हैं या नहीं हैं, ये बात बड़ी वो है। और उसके बाद ये है कि इतने दिन से जो धरना चल रहा है, तो ये ऐसी कौन सी जल्दबाजी है जिसमें कि किसानों ने तो मांग नहीं की थी कि ये कानून लेके आए, तो सरकार ने एक थोप दिया है और उसके बाद वो उसको एबेंस में भी नहीं रख रही है कि भाई इस पे चर्चा हो जाए। जब तक का चर्चा चल रही है तो फिर एबेंस में रखा जाए उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि भाई इतना ज़्यादा आंदोलन चल रहा है, सब हो रहा है, तो आप इसको थोड़े दिन अभी एबेंस में रखो, उसको अभी स्थगित करो और जब तक चर्चा नहीं हो जाती उसके बाद इस पे फाइनल डिसीजन होगा। तो मुझे लगता है कि ये सरकार कुछ जल्दबाजी में है, कुछ अपने उसमें अड़ी में है कि नहीं अब हमने तो पास कर दिया है, अब ये बदलेगा नहीं। और एक और बात ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है और जो अंतर्राष्ट्रीय जितने संगठन हैं बहुत सारे, जो कि पूरे के पूरे मनी को कंट्रोल करने वाली ताकतें हैं, वो ये चाहती हैं कि किसान को खेती से अलग कर दिया जाए और पूरी खेती कॉरपोरेट्स के हाथ में चली जाए। विजन 2020 जो बनाया था प्लानिंग कमीशन ने आज से 20 साल पहले, उसमें कहा था कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमको घटा के 6% पे लाना है। यानी कि पूरा का पूरा जो कृषि का काम काज है, इसमें से वेज कंपोनेंट इतना कम कर दिया जाएगा कि किसान यहाँ छोड़ देगा और उसके बाद कंपनियां खेती करने लगेंगी और जो कंपनियां खेती करेंगी उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें भी आ सकती हैं, सब आ सकती हैं और लोगों को उसमें खिलाया जाएगा। अलग अलग वक्त पर जब भी इस तरह से एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश होती है किसी भी सरकार की तरफ से, तो जो विपक्ष में राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो इसका विरोध भी करती हैं, लेकिन वो जब सत्ता में पहुंचती हैं तो फिर वो उसी के साथ खड़ी नजर भी आती है। तो इसको भी हम समझेंगे। अश्विनी दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, चूंकि अब आपके पास आएंगे दुबे जी, प्लीज जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं कांग्रेस बीजेपी का। मालवी जी, पहले आप बता दीजिए आखिर ऐसी क्या बात है जो सरकार इस मामले पर बड़ा दिल नहीं दिखा रही है, क्योंकि ये सवाल किसान संगठन पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है कि इस मामले में सरकार का रवैया बेहद अफसोसनाक है? क्या कर रही है ऐसा सरकार? आखिर क्यों कोई पुख्ता रुख सरकार नहीं रख पा रही है अपना इस पर? देखिए, सरकार ने पर्याप्त उदारता दिखाई है और अपनी ओर से कहा है कि भाई कोई आधी तरफ से कई प्रस्ताव दिए हैं कि आपकी जो जो परेशानियां हैं, जो जो समस्याएं हैं, जो जो आपको आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं पर विचार कर लेते हैं, उनकी वैधानिकता पर विचार कर लेते हैं, उसकी आवश्यकता पर विचार कर लेते हैं। लेकिन जो वास्तव में एडामेंट रवैया जो है, एटीट्यूड, वो तो किसान संगठन दिखा रहे हैं और किसान संगठन में भी ये केवल जो कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेरित नेता है
और उनके नेता केवल वो इसमें जिद्दीपन ज्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मुद्दा हल नहीं हो। अब ऐसा कौन सा आंदोलन होगा कि कोई 20-50 हजार लोग इकट्ठा हो जाए और कहें कि आप कानून बदल दीजिए, तो ऐसा तो किसी भी कानून में हो सकता है। ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। संसद किसने बनाई? लोगों ने बनाई। किसने जिताया है सांसदों को? लेकिन क्या उसी संसद के अपर हाउस में, उसी संसद के उच्च सदन में उसी लोकतांत्रिक तरीके का पालन करते हुए ये बिल पारित हुआ था, या हंगामे के बीच उस वक्त आसंदी पर जो बैठे थे उन्होंने उसे पास कर दिया था? फिर बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, धन्यवाद इस सवाल के लिए। आप ये बताइए कि हंगामा वहां ट्रेजरी बेंचेस तो नहीं कर रही थी, जो सत्ताधारी सांसद है वो तो नहीं कर रहे थे, भाजपा और जो अन्य दल है जिन्होंने इसे पास किया इतने बड़े मतों से, वो तो नहीं हंगामा कर रहे थे। हंगामा विपक्ष कर रहा था, और न केवल विपक्ष कर रहा था, कांग्रेस कर रही थी, उसके साथ जो और जो हंगामा कर रहा था, या फिर वो अपना वो कह रहा था वोटिंग की मांग कर रहा था? मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने वोटिंग की मांग नहीं की बल्कि बहिर्गमन किया। तो बहिर्गमन ये कौन सी वोटिंग की मांग है? वोटिंग के लिए तो तैयार थी सरकार। अब्बास हफीज आपको काउंटर करेंगे मालवीय जी। ये बगैर वोटिंग के तो पास नहीं हुआ। अब्बास हफीज साहब, बहिर्गमन कांग्रेस ने किया, बहिर्गमन जो है तमाम विपक्षी दलों ने किया, और इसलिए कोई सवाल नहीं भाई बहिर्गमन भी कर दे और कह के वोटिंग क्यों नहीं कराया, बहुमत से पास क्यों नहीं किया, तो ये कैसे होगा? पकड़ के तो किया नहीं जा सकता। नहीं, सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था जी। सदन की जो कमेटियां बनी होती है, जो समितियां बनी होती है, एक सदन के लिए स्टैंडिंग कमेटी, एक सदन के लिए सेलेक्ट कमेटी, क्या वहां भेजा गया था? क्या वहां पर इसको लेकर बहस हो पाई थी? क्या किसी किसान संगठन से, क्या किसानों से इस मामले में बात की गई थी? ये बात केवल आज नहीं हो रही, सालों से हो रही है। तो कांग्रेस भी कई बार इस बात को कर चुकी है, 1000 बार ये विषय कहा जा सका है। भारतीय किसान यूनियन इसी तरह की मांगे करती रही है कि तब जो है व्यवसायी अपने माल का कीमत खुद लगाते, तो हम अपने माल की कीमत खुद क्यों न लगाएं? सब कहीं भी बेच सकते, तो हम कहीं और क्यों नहीं बेच सकते? हमें क्यों विवश? अब्बास हफीज साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो ये, और खुद स्वामीनाथन आयोग में इस तरह की सिफारिश है कि भाई उनको स्वतंत्रता होना चाहिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में सके अब्बास भाई प्लीज काउंटर। की स्वतंत्रता होना चाहिए। तो ये तो कोई सवाल नहीं, कोई यहाँ से एकदम थोड़ी कोई नींद से उठे और कानून। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे भाई चिंतामणि मालवीय जी सदन के अंदर बैठे हैं, सांसद रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं यह कि किस तरह से सदन चलता है, ध्वनि मत का किस तरह के कानूनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका दुरुपयोग वहाँ किया गया, जो हालात बने सबने देखे, ऐसे इतिहास में कभी नहीं देखा गया। राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स का जो फीड थी वो काटी गई, वो सारी चीज़ें अब पुरानी हो गई हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो इनके रवैये से नाखुश है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसेंट है इनके खिलाफ, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहा है। आज की तारीख में हाथ जोड़ के इनको माफी मांगनी चाहिए। जिस कानून के अंदर 3 कानूनों में ये 18 संशोधन करने को तैयार हैं, मतलब साफ है कि आपका कानून जो आपने बनाए हैं वो गलत है। अगर गलत नहीं होते तो आप 18 संशोधन नहीं करते। 18 संशोधन 3 कानूनों में करने के बाद आपको क्या बात रोक रही है कि आप 18 संशोधन करना चाहते हैं लेकिन कानून रद्द नहीं करना चाहते? जो जिसके लिए बनाए गए वो संतुष्ट नहीं है, भारत का सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, भारत के विपक्षी दल संतुष्ट नहीं है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप ये कानून अगर लेकर आएंगे इससे परेशानियां ही परेशानियां होंगी, ये कानून सही नहीं है। बिना बहस के कानूनों को पारित करने वाली भाजपा की सरकार आज किस बात का इंतजार कर रही है? और बात तो इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो स्टे कर देगी इन कानूनों के इंप्लीमेंटेशन को लेकर, अगर मोदी सरकार ने खुद से इन कानूनों को फिलहाल स्टे नहीं किया। लेकिन किसान नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। किसानों की एक ही मांग है, इस देश का अन्नदाता एक मांग कर रहा है कि इन तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए। मांग इतनी सी है। बीजेपी जिनके लिए कानून लाई है वो ये कह रहे हैं कि रद्द कर दीजिए, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी का अहंकार या भाजपा की मजबूरी ये समझ से परे है। आज इनको समझाना होगा इस देश को, जिस वर्ग के लिए ये कानून लेकर आए उसने ये कहा कि आपने हमारे अधिकार छीनने का काम किया। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने लोगों को अधिकार देने का काम किया था, सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार। लेकिन कांग्रेस की इसी महाराष्ट्र सरकार ने, आपको याद होगा, ये सारे अधिकार देने के लिए जब दिवंगत विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तब उन्होंने 2 तरह के लाइसेंस जारी किए थे। दी जाती है, एक प्राइवेट मार्केट लाइसेंस जारी किया था, एक डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस जारी किया था।
कुछ शर्तों और फीस तय करके निजी उद्यमों को लाइसेंस दिए गए थे, वो भी तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। इस पर हमने चर्चा की है इससे पहले भी, और मैं फिर कहना चाहूंगा, एक्सपेरिमेंट्स तो किए जाते हैं पर उन एक्सपेरिमेंट्स के परिणामों से बहुत कुछ सीख ली जाती है, रद्द नहीं कर दिया जाता। जो हमारे साथ एक विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने एक बात कही, उस पर गौर करने की जरूरत है। कृषि जो है वो राज्य का क्षेत्र है, आधिकारिक क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारों का आता है और इसीलिए राज्य की अहम भूमिका होती है। आज जो मोदी सरकार है यह राज्य के अधिकार, जो महाराष्ट्र की आपने मिसाल दी वहां राज्य के पास अधिकार था, ये केंद्रीकरण जो कर रहे हैं सारी चीजों का, इससे नुकसान होने हैं। लेकिन मैं अपनी बात को एक बात पे खत्म करूंगा, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेते हैं, सीख लेते हैं। अगर कोई कानून इंप्लीमेंट हुए उसके क्या परिणाम आए, आज हमारे पास वो सीख है। इसलिए हम कह रहे हैं पहले दिन से, इन कानूनों के लागू होने से पहले, कि आप मंडी समितियों को कमजोर कर रहे हैं, आप खत्म कर रहे हैं, कमजोर नहीं आप खत्म कर रहे हैं। उनका जो एक कंपल्शन था उसको हटा रहे हैं, हमने कंपल्शन हटाने का काम नहीं किया। अब प्लीज बने रहे। अश्विनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट की तमाम जो अलग अलग टिप्पणियां आई उसमें 5 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखे गए हैं। 5 पॉइंट ये कि कृषि कानून पर कमेटी का गठन करेंगे, सरकार नहीं रोकेगी तो हम आदेश पारित करेंगे। क्या ये हो सकता है? लोग मर रहे हैं, सरकार हल नहीं निकाल रही है और आंदोलन से शांति भंग हो सकती है, डर भी है साथ में। मकसूद भाई, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी लॉ को अमेंड करने का, किसी भी लॉ की एक्चुअल इंटरप्रिटेशन को सही मायने में इंटरप्रिटेट करने का, और कोई भी लॉ का प्रोविजन अगर वायलेटिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो इसको स्ट्रक डाउन करने का पूरा राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हीरेंद्र पाल सिंह के केस में 2011 में कहा कि अगर वैलिडिटी किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उन परिस्थितियों में, कब? जब law is passed without the legislative competence, law violates the fundamental rights और law violates other provisions of the constitution, तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर सकता है। मैं 2 दृष्टांत में, पहले टेक्निकल प्रॉब्लम से फोन कट गया था। ऑफिस मेमोरेंडम 1980 में पारित हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, देश भर में आग लग गई, चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली उस ऑफिस मेमोरेंडम की इंप्लीमेंटेशन को अबेंस में रखा, यह जाने वाली बात है। और उसके बाद जब थोड़ा नॉर्मल माहौल हुआ तो कुछ 1-1.5-2 साल के बाद उस ऑफिस मेमोरेंडम को कर दिया आगे। बाद में अगर देखें तो जो नंगराजन कमेटी बनी और कमेटीज बनी तो उसमें थोड़े बहुत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें कही। सिमिलरली जो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंप्लीमेंटेशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है इंप्लीमेंटेशन को, सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, क्योंकि 8(4) आप देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 2 साल तक की सजा किया हुआ व्यक्ति, अपील भले पेंडिंग हो, जब तक कि उसका सेंटेंस सस्पेंड नहीं होता तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे लालू यादव बाहर हैं, राशिद मकसूद बाहर हैं, उसी की तरह से उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते सुप्रीम कोर्ट उसकी लॉ की वैधानिकता को तो स्ट्रक डाउन कर सकता है, लेकिन लॉ अगर पास हुआ है तो उन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट, क्या ये एक और अहम मुद्दा हो जाएगा फिर? क्या गतिरोध बढ़ेगा या टकराव बढ़ेगा न्यायपालिका और विधायिका में, जैसा इससे पहले के केसेस में हमने देखा है? जब एनजेसी वाला मैटर चला था तो सरकारें और कोर्ट आमने सामने आ गए थे एनजेसी पर। निश्चित तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एनजेएसी में जो फैसला किया कि ये अल्ट्रा वायर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये एक्ट, इसलिए इस एक्ट को हम क्वैश करते हैं। अगर हम उस जजमेंट को देखें तो इसे भी देखना पड़ेगा। परंतु सवाल यहां पर यह है कि एक लॉ, 3 लॉ जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित हुए हैं तो उनकी वैधानिकता को किन मुद्दों पर, किन तथ्यों पर, किस आधार पर क्वैश करेंगे, वो एक आर्बिट्री होना चाहिए, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। ये सब बातें जरूर आएंगी आने वाले दिनों में। जयंत वर्मा जी, एक कमेंट आपकी तरफ से, क्योंकि सरकार का पक्ष तो बेहद साफ है और रुख भी साफ है। सरकार दरअसल किसान सम्मेलन कर रही है, एक तरफ आप काउंटर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन के खिलाफ, और ये बताने की बार बार कोशिश हो रही है कि दरअसल 1 या 2 या 3 प्रदेश के किसान ही इससे तो परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जब सरकार पक्ष रखने पहुंची तो वहां पर भी उसकी तरफ से यही दलील दी गई। लेकिन इस किसान सम्मेलन का फिर नतीजा क्या निकल रहा है? बात वहीं पर आ रही है ना जिस कंसर्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट सामने, कि कहीं शांति भंग ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया था ना कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमें अपने हाथों में खून नहीं चाहिए। अब आप बताइए, कल क्या हुआ हरियाणा में? खुद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसानों का कितना हंगामा हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। तो आखिर ये काउंटर पार्ट किसान सम्मेलन के नाम पर जो खड़ा करने की कोशिश हो रही है, इससे शांति बनी रहेगी या शांति भंग होगी?
जी, मुझे तो लगता है शांति बनी रहने की कोई संभावना इसलिए भी नहीं दिखती है कि इसका बड़ा लंबा इतिहास है। सन 90 से लेके अभी तक का सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3-3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मतलब किसानों के भीतर रोष है, किसानी घाटे का सौदा बन चुका है, और उसके बाद भी यानी संसद कोई कानून पास कर रही है। किसानी ही एक ऐसा विषय है जिसमें भारत का 56% आदमी लगा हुआ है जी। तो जब 56% आदमी लगा हुआ है तो इसमें जब तक का पूर्ण सहमति ना हो कोई किसानी से संबंधित कानून लागू नहीं होना चाहिए। और यह है कि आज स्थिति जो है किसानों की, वो ये आज जो आंदोलन है ये लगभग 20-30 साल का जो पूरा का पूरा रोष है वो उबल के सामने आया हुआ है। और पंजाब में तो इतने ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की हैं, वहाँ गांव के गांव बिकाऊ हैं, कर्ज में लोग डूबे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार को इस कानून को लेके जिस प्रकार की ये हड़बड़ी में है कि तत्काल कानून पास हो जाए और कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाए, एमएसपी पे वाकई में हड़बड़ी इतनी बड़ी है, ऐसी गारंटी कानून में इतनी क्यों बड़ी और नहीं ज्यादा लिख के देते हैं कि ना किसानों का आंदोलन नजर आ रहा है और ना उनकी मांगे। देखिए क्या है, मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट विचार की ध्वनि यहाँ आ रही है। बार बार कह रहे हैं किसानों से क्यों नहीं पूछा, सबकी सहमति होना चाहिए। क्या इस लोकतंत्र में सबकी सहमति संभव है? संविधान काय के लिए, संसद काय के लिए? एक हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई चर्चा नहीं हुई। 8 घंटे 4 घंटे जो है लोकसभा में और 4 घंटे राज्यसभा में चर्चा हुई। और फिर ये भी आरोप के साथ सरकार जो एडमेंट है, जब संशोधन अगर ये भी तर्क रख रहे हैं कि 18 संशोधन को तैयार है इसलिए पूरा गलत है। ये संशोधन की स्वीकृति का मतलब है कि हम विनम्रता, हम सरकार पर्याप्त विनम्र है, हम्बल है, सरकार समाधान चाहती है और सरकार आपकी बात भी सुनने को तैयार है। अब्बास हफीज साहब 30 सेकंड वाइंड अप हो जाएगा प्रोग्राम, आज वक्त की कमी, इसके लिए माफी। 18 संशोधन किस तरह का फाइनल कमेंट अब्बास हफीज। 18 संशोधन करने के बाद आप कह रहे हैं कि आपको गलती का एहसास है, तो ये बताता है कि आपके पूरे कानून गलत हैं। इतने संशोधन आपने किए हैं किसी कानून के लागू करने से पहले ही, मतलब आपने हड़बड़ाहट के अंदर कानून लाके खड़े कर दिए। आपकी मंशा क्या थी ये सब जानते हैं। आज भारत के अंदर बिहार एक राज्य है जहां पर इस तरह के कानून एपीएमसी का अबॉलिशमेंट हुआ, मंडियों को खत्म किया गया, सबसे बदतर हालत के अंदर है वहां का किसान। आपकी सरकारें गठबंधन की वहां पर नहीं, 14 साल से यह हाल हो गया है। तो ये मॉडल आपके सामने है। उसके बाद फिर ये कहना कि महाराष्ट्र में किया, अदर किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कह रहे थे इनके वकील साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिस्टर अटॉर्नी, पुरानी बातों का हवाला मत दीजिए, आज की बात कीजिए। और आज मैं यही कहूंगा कि किसान आंदोलन को जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है, बीजेपी की आंखें खुलनी चाहिए। और सुरजेवाला जी ने जो आज बात कही हमारे मुख्य प्रवक्ता महोदय, क्या होगा, क्योंकि अभी आगे अगले दौर की बातचीत और होनी है केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच। वक्त की कमी है, बहुत माफी। अब्बास हफीज साहब शुक्रिया, चिंतामणि मालवीय जी, अश्विनी दुबे जी बहुत शुक्रिया।